हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग द्वितीय से अध्याय दूसरा। देखिए यहाँ पर हम इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ पर इसका जो है पार्ट 1 कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। ये जो चैप्टर आप देखेंगे यहाँ पर आज इस वीडियो के तहत, ये चैप्टर आपका आज से 2 साल पहले ये एनसीईआरटी वाली जो बुक थी, यानी आज से पहले 2 साल पहले पुरानी यही जो संस्करण था, जो आज आप बुक देख रहे हैं, इस बुक का 2 साल पुराना वाला संस्करण था। तो वहां पर टोटल 8 चैप्टर थे। लेकिन वर्तमान में जो बुक आई है आपकी 2020-21 सेशन की जो बुक आई है, वहां पर चैप्टरों की संख्या जो है 5 कर दी। तो उन 5 चैप्टरों में क्या हुआ है, आपका अध्याय 2 जो पहले 2 साल पहले ये अध्याय 2 समाहित था इस बुक में, वो हटा दिया गया है। अगर कोई नया छात्र यानी क्लास 10 का कोई छात्र है, बोर्ड एग्जाम का कोई छात्र है, उसे अगर ये चैप्टर यहाँ पर नहीं मिलता है, चैप्टर 2 वाला, यानी चैप्टर 2 अगर वो अपने बुक से मिलाए तो उसे एक चैप्टर यहाँ पे स्किप करना पड़ेगा। यानी वो चैप्टर 3 जो है वो आपका चैप्टर 2 होगा फिर। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे। ये पढ़ाने का उद्देश्य मेरा ये है कि यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये उपयोगी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है और क्या क्या नोट डाउन करना है। बात कर रहे हैं हम इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन की। तो देखिए जो इंडो चाइना वाला रीजन है, पहले तो ये मैप में देख लेते हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है जिसमें कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं, ये पूरा क्षेत्र जो है इंडो चाइना के नाम से जाना जाता है। देखिए पहले क्या था, पहले यहाँ पर थोड़ा इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जान लेते हैं, ऐतिहासिक बैकग्राउंड जान लेते हैं। पहले ये क्षेत्र जो था वो चाइना के अधीन था, यानी चाइना के जो भी शासक रहे हैं उनके अधीन ये क्षेत्र रहा था। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर जो है स्वतंत्र शासक यहाँ पर हो गए हैं, तो ऐसे करके यहाँ पे इनका जुड़ाव जो था वो चाइना से खत्म हो गया। लेकिन फिर भी इन्होंने जो अपनी संस्कृति या कल्चर था वो चाइना वाला कल्चर यहाँ पर अपनाए रखा। तो आप वही सब चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे। तो ये इंडो चाइना जो है आपका 3 देशों से मिलकर बना है। यानी आप अगर देखें 3 देश तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया है। और मैंने बताया जैसा कि आपको कि पहले इस इलाके में, यानी कि पहले जो इस इलाके में बहुत सारे समाज रहते थे और इन सब पर किनका, चीनी साम्राज्य का वर्चस्व था। यानी पहले इस इलाके में बहुत सारे समाज थे जिन पर चीनी साम्राज्य का वर्चस्व था। देखिए आज के समय में जो आप वियतनाम वाला पोर्शन देख रहे हैं, जो वियतनाम वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, दक्षिण चीन सागर से लगा हुआ पोर्शन जो है, इसका जो उत्तरी भाग है आज के समय का, और इसका जो मध्य भाग, यानी कि मध्य भाग से मतलब ये वाला भाग, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर आप देखेंगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तो यहाँ पर कुछ साल पहले, कुछ साल से मतलब यानी कि हम मध्यकाल में अगर देख सकते हैं, जो मध्यकालीन हमारे भारत का इतिहास चला है, उसी समय की यहाँ पे घटना घटित हुई है कि यहाँ पर कुछ स्वतंत्र शासक निकल आए हैं। तो स्वतंत्र शासक जो निकल के आए हैं, स्वतंत्र शासकों ने ये कहा है कि भाई हम चाइना से तो आज़ाद हो रहे हैं, यानी चाइना से तो अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना राज्य स्थापित किया स्वतंत्र शासकों ने, उस स्वतंत्र राज्य में उनका जो कल्चर है, यानी रीति रिवाज है, संस्कृति वगैरह है, वो चाइना वाला ही रहा है। चाइना की संस्कृति वो अपनाए रखे हैं। यानी कि बेशक उन्होंने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया है, चाइना के अधीन रहना स्वीकार नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनका कल्चर, उनकी संस्कृति जो है वो आप देखेंगे वो चाइना वाली ही रही है। तो आप यहाँ पर अगला सब पॉइंट इसमें लिख लेना कि जिसे आज उत्तरी और मध्य वियतनाम कहा जाता है, वहां के शासकों ने स्वतंत्र देश की स्थापना कर न केवल चीनी शासन व्यवस्था को बल्कि चीनी संस्कृति को भी अपनाए रखा। ये लाइन आप नोट कर लेना। अगर हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम को आपने देखा होगा, इधर अगर आप मैप में देखेंगे तो ये दक्षिण चीन सागर के इसके बगल में दक्षिण चीन सागर लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन। तो ये दक्षिण चीन सागर का उपयोग आप जानते हैं, पुराने समय में आपने पढ़ा भी है कि चीन से रेशम का निर्यात किया जाता था, तो वहां पर सिल्क रूट के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता था ये रूट। तो ये जो वियतनाम है सिल्क रूट के रास्ते में पड़ता है, यानी कि रेशम का जो व्यापार होता था उसे सिल्क रूट कहा जाता है, जिस रास्ते से रेशम का व्यापार होता था। तो आप उसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं 9th में। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर कि वियतनाम समुद्री सिल्क रूट के रास्ते से भी जुड़ा हुआ था। यानी कि यहाँ पे लिख लेना कि वियतनाम समुद्री सिल्क रूट के रास्ते से भी जुड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो ये व्यापार था इनका, वो कुछ अन्य जगहों से भी, अन्य जो दूर दराज के यहाँ पे समुदाय थे उनसे भी ये जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर आप अगला सब पॉइंट सेकंड में नोट कर लेना कि यह अन्य रास्तों के माध्यम से गैर वियतनामी समुदाय जैसे खमेर और कंबोडिया समुदाय से भी जुड़ा था। ये आप लिख लेना सेकंड का सब पॉइंट करके। अब देखिए ये आपने यहाँ पर नोट कर लिया। अब देखिए एक यहाँ पर हम नोट लगवाएंगे। यहाँ पर आपको ये नोट इसलिए लगवा रहे हैं, कुछ चीजें यहाँ पर बीच बीच में आ जा रही हैं चित्र के रूप में, तो आपको लिखवा दे रहे हैं। ये आप बंदरगाह देख रहे हैं, फाइफो बंदरगाह। फाइफो बंदरगाह जो है ये वियतनाम में पड़ता है
और ये बंदरगाह की स्थापना जो हुई थी वो पुर्तगाली व्यापारी जो आए थे यहाँ पर, उन्होंने फाइफो बंदरगाह की स्थापना की थी। तो ये आप नोट में आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर औपनिवेशिक वर्चस्व की, औपनिवेश का मतलब आप जानते होंगे, जब कोई देश दूसरे देश पर अपना आधिपत्य जमा लेता है या शासन की जड़ें जो है अपने शासन का पर अपना कब्जा कर लेता है, तो उसे पर औपनिवेश कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं फ्रांस ने यहाँ पर जो है, यानी फ्रांस ने यहाँ पर कब्जा कर लिया और फ्रांस यहाँ पर अपनी यहाँ की पूरी अपनी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है, तो ये फ्रांस के लिए क्या है, एक औपनिवेश बन जाएगा, यानी औपनिवेशिक देश होगा ये वाला, वियतनाम वाला। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे संघर्ष स्टार्ट हुआ है, कैसे यहाँ पर फ्रांसीसियों की एंट्री हुई है। तो जैसे हमारे भारत के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो भारत में भी लगभग सेम टू सेम आपको वही देखने को मिलेगा कि शुरुआत में क्या है, व्यापार करने आए हैं, धीरे धीरे करके जो है स्थिति यहाँ पर जो है उन्होंने अपने अधीन ले लिया। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं था, यहाँ पर व्यापार वाला सिस्टम नहीं था, क्योंकि ये पहले से ही ये इलाका जो था बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। यहाँ पे व्यापार वगैरह के लायक कुछ ऐसा नहीं था जिससे कि बड़ी मात्रा में व्यापार होता। लेकिन यहाँ पर कुछ सामरिक दृष्टि से कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये जो क्षेत्र था उपजाऊ, बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, चावल की खेती के लिए महत्वपूर्ण था। तो धीरे धीरे करके जो यहाँ पर फ्रांसीसी आए हैं, फ्रांसीसियों ने धीरे धीरे करके यहाँ पे ज़मीनें वगैरह के पट्टे ले लिए हैं शासकों से, और फिर यहाँ पर जो है धीरे धीरे करके अपना कब्जा जमाना स्टार्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कंपेयर करेंगे औपनिवेश कैसे स्थापित हुआ है, फ्रांसीसी औपनिवेश और भारतीय औपनिवेश कैसे स्थापित हुआ है, तो कंपेयर जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप भारत में औपनिवेश कैसे स्थापित हुआ है वो तो आप पढ़ चुके हैं, फ्रांसीसी यहाँ पर कैसे स्थापित हो रहा है वियतनाम में वो आप यहाँ पे देख लेंगे, तो आपके माइंड में दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देख लेते हैं, देखिए फ्रांसीसी सेना की अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी सेना ने यहाँ पर पहली बार 1858 में वियतनाम की धरती पर यहाँ पर अपना डेरा डाला था। 1858 में आप समझ रहे होंगे, यानी 60 के दशक के अंत में, यानी कि जो 50 का दशक है तो उसके अंत में इन्होंने अपना डेरा डाला है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 60 के दशक के अंत में डाला है डेरा। अब यहाँ पर 80 के दशक के अंत तक इन्होंने क्या किया है, इन इलाकों पर अपना एक मजबूत कब्जा जमा लिया है। तो यहाँ पर लिख लेना कि 80 के दशक के मध्य तक उन्होंने देश के उत्तरी इलाके पर मजबूती से कब्जा जमा लिया, ये आप लिख लेना। इसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पर एक युद्ध होता है, फ्रांस चीन युद्ध, यानी फ्रांस का चीन के साथ युद्ध होता है, जिसकी वजह से इन्हें टोंकिन और अनाम जगह जो हैं ये मिल जाती हैं। टोंकिन और अनाम दोनों जगह हैं। टोंकिन मैं दिखा दे रहा हूँ मैप में, देखिए यहाँ पर टोंकिन का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया, टोंकिन ऊपर पड़ता है टोंकिन, तो टोंकिन और अनाम यहाँ पे इन्हें मिल जाते हैं ऊपर। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लेना, इसमें इसी में नोट कर लेना कि फ्रांस चीन के युद्ध के बाद उन्होंने टोंकिन और अनाम पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इन्होंने फिर 1887 में इंडो चाइना, फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया है। यानी कि यहां पर अगला पॉइंट, थर्ड सब पॉइंट नोट कर लेना कि 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया। इसके बाद ही के दशकों में फिर क्या हुआ है, इसके बाद के दशकों में, यहां नोट कर लेना, इसके बाद के दशकों में वियतनाम में राष्ट्रवादी प्रतिरोध विकसित हुआ है। यानी कि यहाँ पर इनका शासन स्थापित हो गया और 1887 में इन्होंने जो फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कर दिया है। इसके बाद से ही लोगों को लगने लगा है कि भाई इनकी नीतियाँ अच्छी नहीं है, यानी नीतियाँ इनकी जो अगर देखा जाए तो नीतियाँ इनकी गलत हैं। तो लोग धीरे धीरे करके उस नीतियों का प्रतिरोध करने लगे, यानी विरोध करने लगे। तो यहाँ पर राष्ट्रवादी प्रतिरोध की लहर 1887 के बाद पनपने लगी है। तो आपने नोट कर लिया होगा कि भाई यहाँ पर जो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पर कि इसके बाद के दशकों में वियतनाम में राष्ट्रवादी प्रतिरोध विकसित हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक थोड़ा सा यहाँ पर एक जिक्र है, ये मेकांग नदी का जिक्र है। और मेकांग नदी के बारे में बताया गया है कि भाई मेकांग नदी की खोज किसने की थी उसके बारे में बताया गया है। अब खोज से अभिप्राय क्या है, जब ये लोग फ्रांसीसी लोग औपनिवेश के रूप में यहाँ पर एंट्री किए तो इन्होंने पूरा इसका सामरिक अध्ययन किया। सामरिक से मतलब कि वहाँ पर कौन सी स्थिति, कौन सी नदी आ रही है, कहाँ से निकल रही है, नदी कहाँ तक फैली हुई है, पूरा अध्ययन किया। अध्ययन करने का अभिप्राय यही था कि भाई इससे क्या होगा कि हम यातायात के लिए यूज कर सकेंगे, इसे खेती के लिए यूज कर सकेंगे और विभिन्न संसाधनों या खनिजों का उपयोग भी कर सकेंगे यहाँ से। तो ऐसे करके इन्होंने पूरा जो है वहाँ पर एक पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाया है, पूरा वहाँ पे छानबीन करवाई है कौन सी चीज़ कहाँ से है, क्या है। तो ऐसे करके मेकोंग नदी जो है, मेकोंग नदी के बारे में यहाँ के जो निवासी थे बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे मेकोंग नदी के बारे में कि कहाँ से निकलती है, क्या उद्गम है इसका। लेकिन मेकोंग नदी के बारे में एक अफसर था जिसका नाम था यहाँ पर अफसर था जिसका नाम था यहाँ पर गार्नियर, फ्रांसिस गार्नियर। तो फ्रांसिस गार्नियर को इसका श्रेय जाता है इस नदी को खोजने का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर नोट लगाकर, ठीक है, नोट लगा दीजिए। नोट लगा के आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। फ्रांसीसी अफसर फ्रांसिस गार्नियर ने मेकोंग नदी की खोज की थी, यानी फ्रांसीसी अफसर फ्रांसिस गार्नियर ने मेकोंग नदी की खोज की थी
यहां पर इसमें बताया गया है कि भाई फ्रांसिस गार्नियर का क्या रोल है। 1873 में जो फ्रांसीसियों ने क्या किया था, जो फ्रांसिस गार्नियर है इसको उत्तर में जो यहां पर न्यूगैन राजवंश है इसके खिलाफ एक अभियान के लिए भेजा था। तो उस अभियान के दौरान इसने जो टोकिन पर जब हमला किया था, टोकिन की राजधानी हनोई पर जब हमला किया था तो वहां पर ये मारा गया था। उस बात का इमेज भी है यहाँ पर, यानी चित्र भी दिया गया है, कलात्मक चित्र आप देख रहे होंगे। तो ये आप फ्रांसिस गार्नियर का चित्र देख रहे हैं जो कि यहाँ पर टोकिन में मारा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे इसमें अगला सब पॉइंट कि 1873 में फ्रांसीसियों ने गार्नियर को उत्तर में स्थित न्यूगैन या निग्युयैन, ठीक है, निग्युयैन राजवंश के टोकिन प्रांत में उपनिवेश स्थापित करने का जिम्मा सौंपा। यहां पे आपने लिख लिया होगा कि 1873 में फ्रांसीसियों ने क्या किया, गार्नियर को उत्तर में स्थित जो न्यूगैन राजवंश है तो उसके टोकिन प्रांत में उपनिवेश स्थापित करने का जिम्मा सौंपा है। आगे बढ़ते हैं इसी में सब पॉइंट। उसने टोकिन की राजधानी हनोई पर हमला किया लेकिन इस युद्ध में वह खुद मारा गया था। ये आपने लिख लिया होगा, तो ये नोट करके आपने लिख लिया फ्रांसिस गार्नियर के बारे में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब जैसे आपने देख लिया यहाँ पर इनका शासन स्थापित हो गया है। अब शासन स्थापित होने के बाद इन्होंने वही सब पद्धति अपनाई है जैसी पद्धति जो है अंग्रेजों ने हमारे यहाँ अपनाई थी। अब चूंकि यहाँ पर एक बात देखने वाली बात यह है कि अंग्रेज जो थे या फिर यूरोपी जो थे, यानी कि यूरोपी बोल रहा हूँ, फ्रांसीसी जो होते ये सब पश्चिम से आए थे। यानी हम अगर आज अपने सामरिक दृष्टि पर देखें, सामरिक दृष्टि में अगर हम ग्लोब पर देखें तो अपना भारत हो या फिर ये इंडो चाइना वाला रीजन हो, ये यानी यूरोप की तुलना में पूर्व में पड़ता है। और अपने देश से अगर हम फ्रांस को देखें, अमेरिका जो है यहाँ पर जो है ब्रिटेन को देखें तो वो यहाँ पर कहाँ पे पड़ते हैं, वो पश्चिम में पड़ते हैं। तो खास करके आपने देखा होगा कि यूरोप वाले रीजन में क्रांतिकारी की लहर जो है पहले ही आ चुकी थी। यूरोप वाले रीजन में पहले सुधार हो चुका था। यूरोप के लोग पहले जो है देखा जाए तकनीक वगैरह वहाँ पर उन्होंने पहले आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली थी। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो यूरोप के लोग अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानते थे। उनका मानना ये है कि दुनिया भर में जो भी लोग यहाँ पर अभी भी अल्प विकसित हैं या फिर जो भी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, पिछड़े समाज हैं, उनको सभ्यता की रोशनी पहुंचाना हमारा दायित्व है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन ये मानना उन्होंने अपना जो है अपना ख्याति बढ़ाने के लिए दर्शाया, जबकि उनका असली उद्देश्य क्या था, प्राकृतिक संसाधनों को हासिल करना। यानी कि वो लगातार या ज़्यादातर उनका उद्देश्य यही रहा है कि पूर्व की ओर खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाए, उनको कैसे हासिल किया जाए। तो इस वजह से वो निकल पड़े थे। तो वही यहाँ पर आप सब चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पर आने का रीजन क्या है। ये तो बाद में उन्होंने बहाना बनाया है कि हम सब भी बनाने आए हैं यहाँ पर, तो ये सब चीज़ें तो बेकार हैं। उद्देश्य, असली उद्देश्य उनका यही था, प्राकृतिक संसाधन हासिल करने का। तो यहाँ पर आप इसमें आप नोट डाउन करते जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, फ्रांसीसियों ने स्टार्टिंग कैसे की है। तो फ्रांसीसियों ने यहाँ पर वियतनाम में के जो मेकोंग डेल्टा है, यहाँ पर खेती बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहले नहरें बनाई हैं, जल निकासी का प्रबंध शुरू किया है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ज़्यादातर लोगों को जबरदस्ती काम पर लगाकर यहाँ पर जो निर्मित की गई व्यवस्था है, इसमें चावल उत्पादन में फिर वृद्धि हुई है। यानी कि यहाँ पर पहले से इस क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता था। इन्होंने ये किया कि इन्होंने जो नहरें वगैरह बनाई, जल निकासी के तंत्र स्थापित किए। फिर वो सब स्थापित करने के बाद इन्होंने क्या किया, लोगों को जबरदस्ती काम पर लगाया है। और जबरदस्ती काम पर लगा के यहाँ पे काम करवाने की वजह से क्या हुआ है कि चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वृद्धि होने का रीजन ये था कि इन्होंने कुछ सुधार भी किए थे, इस वजह से यहाँ पे चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अगर हम यहाँ पे चावल का प्रति हेक्टेयर यहाँ पे देखें, प्रति हेक्टेयर जो बुवाई देखें, प्रति हेक्टेयर जो खेती देखें चावल की, तो 1873 में चावल की खेती यहाँ पर केवल 2,74,000 हेक्टेयर में होती थी, जो कि 1930 तक बढ़कर 22 लाख हेक्टेयर में पहुंच गई। तो यहाँ पर आप नोट कर लेना, यहाँ पर सब पॉइंट, चौथे का सब पॉइंट, 1873 में चावल की खेती का क्षेत्र 2,74,000 हेक्टेयर था, जो कि 1930 में बढ़कर 22 लाख हेक्टेयर हो गया। यानी आप समझ रहे होंगे कितना बड़ा भाग पहुंच गया। धीरे धीरे करके इन्होंने विस्तार करते गए नदियों से और जो है नहरें छोटी छोटी जो है नालियां के जरिए पानी पहुंचाते गए, और ऐसे करके चावल की खेती का जो है क्षेत्र जो है विस्तृत करते गए। तो इसका परिणाम ये देखने को मिलेगा कि उस समय जो वियतनाम था, अपने यहाँ उत्पादित होने वाला जो चावल है उसका 2/3 ये हिस्सा जो है एक्सपोर्ट कर देता था, यानी निर्यात कर देता था। समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे इसमें चौथे का अगला सब पॉइंट, यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें 1931 तक वियतनाम 2/3 चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने लगा। 1931 तक वियतनाम का 2/3 चावल जो था वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने लगा।
और यह दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका था। उस समय ये दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक उस समय बनकर उभरा। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितना बड़ा। लेकिन हाँ, एक बात आप ध्यान रखना अपने माइंड में कि यहाँ पर जो इतना बड़ा उत्पादन हो रहा है, यानी कि इतना बड़ा लार्ज स्केल पे उत्पादन हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इस एक्सपोर्ट का कोई भी आर्थिक लाभ जो था यहाँ के शासकों को या यहाँ की जनता को नहीं मिला है। ये मिला है फ्रांसीसियों को। आप समझ लीजिए, ये फ्रांसीसियों ने इस देश को औपनिवेश के तौर पर इस्तेमाल किया है। यहाँ का जो लाभ है वो अपने देश को ले गए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं किया है उन्होंने। यानी आप ये सोचें कि भाई इतना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो हो सकता है भाई वियतनाम अच्छा खासा धनी हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारा पैसा कहाँ जा रहा था? फ्रांस में जा रहा था। तो आपने देख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, जब बड़ी मात्रा में इन्होंने यहाँ पर चावल का उत्पादन होने लगा है और यहाँ पर चावल पर ये डिपेंड भी थे, चावल की खेती करवा रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपना शासन स्थापित करना चाहा है। शासन स्थापित करने के लिए जरूरी ये था कि संरचनागत परियोजनाएं लगाई जाएं, यानी ऐसी परियोजनाएं जिससे कि देश में आर्थिक जो वृद्धि का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो, आर्थिक वृद्धि के मार्ग खुलें और एक आर्थिक ढांचा तैयार हो। इसके लिए जरूरी है संरचनागत परियोजनाएं, यानी बड़े बड़े रोड, हाईवे, रेल परियोजना, जिसके जरिए इनका माल द्रुत गति तक जो है बंदरगाहों तक पहुंच जाए। तो इस तरह की जो है संरचनागत परियोजनाएं जो है इन्होंने फिर स्टार्ट की हैं। तो यहाँ पर आप अगले पॉइंट में नोट करेंगे, 5वां पॉइंट, इसी दौरान व्यापारिक वस्तुओं के आवागमन, फौजी टुकड़ियों की आवाजाही और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने के लिए संरचनागत परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया गया। यानी ऐसी परियोजनाएं जो देश की शासन व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था के लिए यहाँ पर ये परियोजनाएं जो है जरूरी होती हैं, उन्हें संरचनागत परियोजनाओं के तहत रखा जाता है। तो आपने यहाँ पर ये 5वां पॉइंट नोट कर लिया होगा। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया है, 1910 में एक रेल नेटवर्क पूरा किया है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे इसमें 5वें का सब पॉइंट, 1910 में रेल नेटवर्क के माध्यम से इन्होंने किसको किससे जोड़ा है? 1910 में रेल नेटवर्क के माध्यम से उत्तरी व दक्षिणी भाग चीन से जुड़ गए हैं, यानी कि वियतनाम के उत्तरी और दक्षिणी भाग चीन से जुड़ गए हैं। यानी 1910 में रेल नेटवर्क के माध्यम से वियतनाम के उत्तरी व दक्षिणी भाग चीन से जुड़ गए। इसके बाद रेल लाइन केवल यहीं तक सीमित नहीं रही, यानी कि वियतनाम को चाइना से ही नहीं जोड़ा है इन्होंने। जो वियतनाम के बाद बचे हुए देश थे, जैसे कंबोडिया वाला रीजन था, ठीक है, और यहाँ पे वियतनाम का जो सियाम है, यानी कि थाईलैंड वाला रीजन लगा हुआ है वियतनाम से, तो उन्हें भी जोड़ा है। तो यहाँ पर आप अगला सब पॉइंट नोट करेंगे, 5वें का सेकंड सब पॉइंट, यहाँ पर लिखेंगे एक और लाइन बिछाकर, यानी एक और लाइन द्वारा कंबोडिया की राजधानी नोम पेन के रास्ते होते हुए वियतनाम को सियाम, ब्रैकेट में लिख लेना थाईलैंड, सियाम जो है थाईलैंड का पुराना नाम है, इससे जोड़ दिया गया। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। सियाम देश जो है वो थाईलैंड का पुराना नाम है, ध्यान रखना आप। और इसके बारे में मैंने पहले आपको जो विश्व भूगोल पढ़ाया था ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी से, तो वहां पर बताया भी था, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर आप जैसा कि समझ रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा तो कोई था नहीं यहाँ पे साधन शुरुआत में, जैसे हमारे भारत में व्यवस्था रही थी कि भाई यहाँ पे बुनकर वगैरह थे, कामगार वगैरह थे, अपनी खुद की खेती होती थी, खुद का यहाँ पर जो है आर्थिक तंत्र था। लेकिन यहाँ पे वियतनाम में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वियतनाम में पूरा जो है इन्होंने संरचनात्मक ढांचा जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है, पूरी व्यवस्था अपने कब्जे में ले ली है। और सही कहा जाए तो यहाँ के लोग केवल और केवल श्रमिक या भूदास बनकर रह गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर बताया है क्या उपनिवेशों का विकास करना जरूरी है, यानी समय के साथ साथ जब इन्हें लगने लगा कि भाई हमें लंबे समय तक यहाँ पर रहना है, यहाँ से हमें जो है माल को ले जाकर विदेशों में बेचना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें विकास करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी तो रहना पड़ेगा वहाँ पर। भाई खेती हम तभी तो करवा पाएंगे यहाँ पर, वियतनाम में खेती तभी तो करवा पाएंगे जब अपनी शासन व्यवस्था पूरी जो यहाँ पे तंत्र जो है स्थापित करेंगे, तभी तो हम यहाँ पे खेती करवा पाएंगे। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके कुछ इन्हें यहाँ पे विकास करना पड़ा है। तो इसके बारे में कुछ एक जो है यहाँ पर चिंतक रहे हैं, यानी जिनका नाम है पॉल बर्नार्ड, ये लेखक भी हैं और नीति निर्माता भी हैं। इन्होंने ये माना है, इन्होंने कहा है कि भाई उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था का विकास करना जरूरी है। इन्होंने ये भी माना है कि वियतनाम की आर्थिक प्रगति जो है बाधित क्यों हुई है, इसके बारे में बताया भी है। बाधित होने का रीजन, सबसे बड़ा रीजन है देश की आबादी ज़्यादा थी, इस वजह से वहाँ पे आर्थिक प्रगति नहीं हो पाई। ऊपर से वहाँ पे उत्पादन का स्तर बहुत कम था शुरुआत में, किसान जो होते भारी कर्ज में डूब गए थे। तो ये सब चीज़ें बताई हैं इन्होंने। माना है कि भाई आर्थिक प्रगति किसी उपनिवेश की तभी हो सकती है जब हम वहाँ पर उसकी संरचनात्मक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के विकास पर ध्यान दें, तो उस देश की आर्थिक प्रगति हो सकती है। देखिए, अपने विचार हैं ये विचार लिखने नहीं है, वो मैंने केवल बता दिए हैं। तो यहाँ पर वियतनाम में होता क्या है वो हम देखेंगे 6ठे पॉइंट में। तो वियतनाम की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जो थी वो चावल की खेती पर डिपेंड थी, और इसके अलावा रबड़ के बागान यहाँ पर इन पर आश्रित थी। रबड़ के बागान भी यहाँ पे स्थापित किए गए हैं और इन पर
फ्रांस के जो थे, फ्रांस के शासकों का यानी फ्रांस के लोगों का और वियतनाम के कुछ मुट्ठी भर धनी तबके, यानी इन पर जो कुछ धनी तबके थे वियतनाम के, कुछ जो शासक वर्ग वगैरह वाले तबके थे, उनका कब्जा था। वहीं अगर रबड़ के बागानों की बात करें तो रबड़ के बागानों में व्यवस्था थी, यहाँ पर वियतनामी मजदूर काम करते थे और एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के तहत ये काम करवाया जाता था। एक तरफा अनुबंध का मतलब क्या होता है कि आपको अपने मालिक की सारी मांगें माननी पड़ेंगी, लेकिन आप जो है अपनी मांगें नहीं रख सकते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि आपका मालिक जो कहेगा आपको मानना पड़ेगा, लेकिन आपकी कोई मांगें नहीं होंगी, चाहे वो कितना भी अत्याचार हो जाए आप पर, लेकिन आप अपनी मुंह नहीं खोलेंगे। तो ये एक तरफा अनुबंध व्यवस्था बोली जाती है। तो आपने छठवें का ये सेकंड सब पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर भी वही सब चीजें आई जैसे हमारे भारत में हुई कि कोई शासक या कोई जो है कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर लंबे समय तक शासन करता है और शासन का उद्देश्य ये हो कि हमें यहाँ पर आगे लंबे समय तक इस देश को अपने अधीन रखना है, तो वहां पर ये सब व्यवस्थाएं स्थापित करनी पड़ती हैं। तो आते आते क्या हुआ कि यहाँ पर शिक्षा, कि यहाँ पर भाई जब फ्रांसीसी लोग भी यहाँ पे रहने लगे, फ्रांसीसी लोगों के बच्चे वगैरह भी यहाँ पे रहने लगे, तो एक दुविधा ये आई कि भाई हम यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था स्थापित करवाएं, वो क्यों ना यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए भी खोल दें उसके द्वार। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी, यहाँ पे कुछ लोगों का मानना ये था कि भाई अगर हम इन्हें शिक्षित कर देंगे, शिक्षित करने से वही होगा बगावत, यानी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने अधिकारों की मांग करेंगे। दूसरी बात यह है, कुछ लोग यहाँ पे फ्रांसीसी विचारक ये सोचते थे कि शिक्षित अगर हम इन्हें अपनी फ्रांसीसी भाषा में शिक्षित करवाएंगे तो उसका परिणाम ये होगा, जैसे अंग्रेज सोचते थे कि ये लोग हमारे मानसिक रूप से गुलाम बन जाएंगे। तो वो सारी दुविधाएं यहाँ पर चलती रही हैं। उन दुविधाओं में क्या परिणाम निकला है वो आप यहाँ पर सेकेंड हेडिंग के तहत अब आप देखेंगे। यहाँ के जो औपनिवेशक थे यानी कि जो फ्रांसीसी थे, उनका भी मानना सेम वही था जो अंग्रेजों का मानना भारत के बारे में था कि भाई यहाँ का कल्चर बेकार है, संस्कृति बेकार है, ये सब चीज़ें बेकार है, धर्म भी बेकार है यहाँ का, इन सबको नष्ट करना चाहिए और यहाँ पर हम अपनी परंपराएं, अपना धर्म, ये सब स्थापित करना चाहिए, ताकि जो लोग जो है जो पुरानी पुरातन परंपराओं में, पुरातन संस्कृतियों में जकड़े हुए हैं, उनसे वो आज़ाद हो सकें और नए समाज की नींव रख सकें। ऐसा इनका भी मानना था और ऐसा हमारे यहाँ के संदर्भ में अंग्रेजों का भी मानना था। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो धर्म है, उसको ध्वस्त करने के लिए पूरी कवायद छेड़ दी है। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें आप शिक्षा के माध्यम से देखेंगे। देखिए आप लोग जानते होंगे कि अगर हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन कर दें तो हम जैसा समाज चाहते हैं, यानी जैसा समाज हम बनाना चाहते हैं, वास्तव में हमें वैसा समाज मिल जाता है। और आपने इसकी अगर वानगी अगर आपको देखनी हो तो आप कभी उठा के देख लीजिए जर्मनी में क्या हुआ कि जर्मनी में जब हिटलर का शासन था तो हिटलर ने भी नाजीवाद वाली जो विचारधारा थी वो वहाँ की किताबों में जोड़ दी और परिणाम ये हुआ कि लोग उसके सपोर्टर बनने लगे। जैसे जैसे बच्चे पढ़कर बड़े होते गए तो वो नाजीवाद वाली विचारधारा फॉलो करने लगे। तो कोई भी देश हो, आप जिस देश को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं वहाँ की किताबों में यानी पाठ्य पुस्तकों में आप परिवर्तन करवा दीजिए तो देश वो उसी दिशा में जो अग्रसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अपने पड़ोसी देश की यानी पाकिस्तान की किताबों में, इतिहास की किताबों में कभी ये नहीं पढ़ाया जाता है कि हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए हैं। उन्हें ये पढ़ाया जाता है हम भारत से आज़ादी हमने ली, यानी भारत से हमने संघर्ष करके आज़ादी ली है। यही रीजन है कि वहाँ के बच्चे के माइंड में नफरत भरी हुई है कि भाई भारत ने हम पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं। तो ये जो है किताबों का असर होता है, यानी आप पाठ्यक्रम में अगर परिवर्तन कर देते हैं तो पाठ्यक्रम का में परिवर्तन का असर आपको दीर्घ काल तक देखने को मिलता है। तो कहीं भी किसी देश को अगर हमें आगे ले जाना है या हमें पीछे की ओर ढकेलना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पाठ्यक्रम, यानी कि हम जो सिलेबस रख रहे हैं, हम जो अपनी पाठ्य पुस्तकों में कंटेंट रख रहे हैं वो कैसा है, वो वास्तव में क्या मानवता विरोधी है या मानवता का हितैषी है, ये हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पर इनका भी मानना यही था कि भाई इनका जो कंटेंट है या इनकी जो संस्कृति है, कल्चर है, धर्म वगैरह है, इनके जो विश्वास हैं वो सब आधुनिक विकास में एक रोड़ा बन रहे हैं, आधुनिक विकास में ये कह सकते हैं बाधा बन रहे हैं, इन्हें बदलना पड़ेगा, ये सब बेकार हो चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये थी, यानी कि पहली बात तो इन्हें इनकी यहाँ की कल्चर ध्वस्त करना है, पहला माइंड में इनकी ये बात तो आ गई। दूसरी बात इनके माइंड में एक बात और थी, वो जो मैंने अभी बताई कि भाई यहाँ पर इन लोगों को शिक्षित कर देंगे तो समस्याएं वही पैदा होंगी कि भाई औपनिवेशिक शासन पे सवाल उठाने लगेंगे, यानी अपने अधिकारों की बात करने लगेंगे। तीसरी बात इनके माइंड में एक बात और थी कि भाई जब ये यहाँ के वियतनामी लोग पढ़ जाएंगे तो वियतनामी लोग जब पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पर रोजगार वाले ऊंचे तबके के रोजगार हैं, जहाँ पर हम अधिकारी लोग वगैरह बैठते हैं, वो लोग भी कोशिश करेंगे वियतनाम वाले कि भाई हम यहाँ पर भी एंट्री पाएं। तो ऐसे करके यहाँ पे संघर्ष होगा और संघर्ष की स्थिति में ये भी होगा कि भाई फ्रांसीसी जो है वो अब ऊंचे पदों पर ना पहुंच पाए, इसमें जो है वियतनाम वाले ऊंचे पदों पर पहुंच जाए, तो ऐसे करके फ्रांसीसी लोगों के लिए नौकरियां या रोजगार खत्म हो जाएंगे। तो ये सब दुविधा के साथ इन लोगों ने शिक्षा प्रणाली में सुधार तो किए हैं, लेकिन देखते हैं कैसे कैसे सुधार रहे हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर पहले आप नोट कर लेना, पहला पॉइंट यहाँ से, फ्रांसीसियों को शिक्षित कामगारों की जरूरत तो थी, लेकिन गुलामों को पढ़ाने लिखाने से
औपनिवेशिक यानी कि लेकिन गुलामों से को पढ़ाने लिखाने से वे औपनिवेशिक शासन पर सवाल भी उठा सकते थे, यानी कि उनके माइंड में भय था। ठीक है, यानी लेकिन गुलामों को पढ़ाने लिखाने से वे औपनिवेशिक शासन पर सवाल भी उठा सकते थे। इसमें सब पॉइंट और नोट कर लेना, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों जिन्हें हम कोलोन कहते हैं, यानी कोलोनिज्म कोलोनिज्म का मतलब आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहां पर वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक इन्हें कोलोन कहा जाता था। तो यहां पर आप नोट करेंगे यहां पर सब पॉइंट, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों ब्रैकेट में कोलोन को शिक्षा के प्रसार से काम धंधे और नौकरियां हाथ से निकलने का भय था। यानी कि इनका मानना यह था कि भाई यहाँ के स्थानीय लोग पढ़ लिख जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी। अभी हम आसानी से अभी क्या है, आसानी से हम यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पदों में बैठ जाते हैं, लिपिक वगैरह बन जाते हैं। फिर यहाँ पर ये स्थानीय लोग भी कोशिश करेंगे कि हम इन पदों में पहुंचे। तो भाई इनके माइंड में ये वाला डाउट भी था। तो आपने यहाँ पर ये सब पॉइंट लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर शिक्षा के लिए इन्हें सामना बहुत करना पड़ा है। सबसे बड़ा सामना यह है कि भाई आधुनिक शिक्षा कैसे दी जाए, कौन सा माध्यम अपनाया जाए और आधुनिक शिक्षा लेने वाले लोग किस प्रकार के हैं। पहली बात यह है कि वियतनाम के जो धनी तबका था या शासक वर्ग वाले परिवार वगैरह थे या फिर धनाढ़ लोग थे, वो सब गहरे तौर पर जो थे वो चीनी संस्कृति से प्रभावित थे। यानी वो सब लोग किससे प्रभावित थे, चीनी संस्कृति से प्रभावित थे। जबकि फ्रांसीसी ये चाहते थे कि भाई ये प्रभाव खत्म हो जाए, तभी हम अपनी संस्कृति का प्रसार, अपनी भाषा का प्रसार इन लोगों तक कर पाएंगे। उन्होंने इस पर कार्य भी किया है। तो यहां पर आप सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे कि वियतनाम के धनी और अभिजात तबके के लोग चीनी संस्कृति से गहरे तौर पर प्रभावित थे। इसी में सब पॉइंट, फ्रांसीसी शिक्षा के लिए इस प्रभाव को समाप्त करना, यानी फ्रांसीसी शिक्षा के लिए इस प्रभाव को समाप्त करना जरूरी था। इन फ्रांसीसी शिक्षा हम तभी दे पाते जब हम इस प्रभाव को समाप्त कर पाते। तो उन्होंने इसे तहस नहस करने के लिए पूरा जो है जोर लगा दिया है। और जोर लगाने से ये हुआ है कि भाई परिवर्तन आया है। जैसे हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली ध्वस्त की गई, तो वहां पर भी उन्होंने शिक्षा प्रणाली जो चाइना वाली थी, चीनी संस्कृति वाली कल्चर था, वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि भाई हम अपनी भाषा जो है वो क्या रखें, शिक्षा हम देने के लिए अपना माध्यम क्या रखें, यानी कि हम वियतनामी भाषा अपनाएं या फिर फ्रांसीसी भाषा अपनाएं। तो इस बात को लेकर इनके माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन था। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको लेकर कुछ लोग जो विद्वान थे वो ये मानते थे फ्रांसीसी भाषा रखी जाए। फ्रांसीसी भाषा रखने का वही सब रीजन होगा कि लोगों की जो श्रद्धा है, मानसिक रूप से लोग गुलाम बन जाएंगे और फ्रांसीसी जो है फ्रांस की भाषा के प्रति उनकी श्रद्धा होगी, निष्ठापूर्वक काम करेंगे फ्रांसीसियों के लिए। तो ये सब भावना कुछ निर्माताओं के मन में थी। कुछ लोग अपोजिशन वाले थे, वो सोचते थे कि भाई जो प्रारंभिक शिक्षा है बच्चों की वो वहाँ की स्थानीय भाषा में वियतनामी में हो और बड़ी कक्षाओं की भाषा जो फ्रांसीसी भाषा में हो। कुछ लोग ऐसा सोचते थे। यानी अगर आप देखेंगे तो दोनों जो विचार हैं आपके, ये विचार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शिक्षा का जो विकास हुआ है तो उस दौरान भी आपको यही देखने को मिलेंगे। भारत के संदर्भ में भी यही इसी प्रकार की लोगों की सोच थी। कुछ लोगों का मानना यही था कि भाई प्राथमिक शिक्षा हमारी जो है वो स्थानीय भाषा में दी जाए और अपर यानी ऊपर की शिक्षा जो उच्च शिक्षा जो है वो अंग्रेजी माध्यम में दी जाए। और ये हुआ भी था भारत में। तो वही यहाँ पर भी लोगों का मानना यह था कि स्थानीय शिक्षा हमारी मातृभाषा में दी जाए और बाद की शिक्षा जो है उच्च जो है आपकी फ्रांसीसी भाषा में दी जाए। तो वो आप यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट पहले नोट करेंगे कि कुछ नीति निर्माता मानते थे कि फ्रांसीसी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसी में सब पॉइंट इसमें लिखेंगे आप, वियतनाम के शिक्षा प्राप्त लोग फ्रांसीसी भावनाओं व आदर्शों का सम्मान करने लगेंगे। इसमें लिख लेना ताकि, इसके आगे ताकि लगा देना, ताकि वियतनाम के शिक्षा प्राप्त लोग फ्रांसीसी भावनाओं व आदर्शों का सम्मान करने लगेंगे और फ्रांसीसियों के लिए लगन से काम करेंगे। यानी कि फ्रांसीसियों के लिए क्या करेंगे, ये लगन से काम करेंगे। ऐसा इनका मानना था। अगर हमने अपनी भाषा में अपनी फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी तो लोग मानसिक रूप से हमारे गुलाम बन जाएंगे। और बहुत हद तक उसमें कामयाबी हो पाए हैं। तो मैंने आपको बताया भी था, किसी देश की शिक्षा पद्धति में अगर आप परिवर्तन कर देते हैं तो आप जैसा समाज चाहते हैं वो वैसा समाज बन जाता है। तो यहाँ पर आपने थर्ड का सब पॉइंट नोट भी कर लिया होगा। अब शुरुआत में दिक्कत वही आई कि भाई पढ़ने वाले लोग कौन होंगे, स्कूलों में भाई दाखिला कितने में लेगा, दाखिला कैसे ले पाएंगे। स्कूलों में दाखिला लेने वाले लोग वही थे धनी वर्ग वाले लोग, क्योंकि गरीब श्रमिक के पास तो टाइम होगा नहीं। गरीब श्रमिक तो बेचारा वैसे भी भूदास बना हुआ है, जमीन का गुलाम बना हुआ है, खेतों में गुलामी कर रहा है, खेती कर रहा है। उसके बच्चे तो ऑब्वियस सी बात है जाने लायक होंगे नहीं। यहाँ पे धनी वर्ग वाले जो है यही लोग जो थे स्कूलों में बच्चे अपने भेज पाए शुरुआत में। तो यहाँ पर आप चौथा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर स्कूलों में दाखिला लेने की ताकत वियतनाम के धनी वर्ग के पास ही थी। स्कूलों में दाखिला लेने की ताकत तो वियतनाम के धनी वर्गों के पास ही थी। और इनमें से भी बहुत थोड़े विद्यार्थी
सफलतापूर्वक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाते थे। इसमें लिख लेना पूरा, उनमें से भी बहुत थोड़े विद्यार्थी ही सफलतापूर्वक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाते थे। ऐसा रीजन क्या था? ऐसा रीजन ये था कि भाई इनकी जो भावना थी, इनकी जो मानसिकता थी फ्रांसीसियों की, बहुत ज़्यादा गंदी थी। इनका मानना यह था कि मान लीजिए शिक्षा का जो अंतिम वर्ष है, यानी कि हमारे यहाँ जो वैसे ग्रेजुएशन होता है, तो वैसे ही यहाँ पर इनका मानना था कि भाई ग्रेजुएशन में पहुँचते पहुँचते अगर हम छात्रों को फेल कर दें, यानी उन्हें पास होने ही ना दें, तो वो नौकरियों के लिए अयोग्य रह जाएंगे। तो ये इस उद्देश्य से क्या कर देते थे, तमाम छात्रों को उनके अंतिम वर्ष में, अंतिम शैक्षणिक वर्ष में उन्हें फेल कर देते थे, ताकि वो लोग नौकरियों की डिमांड कर ही ना पाए। देखिए कितनी गंदी मानसिकता थी। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे इसी में सब पॉइंट कि बहुत सारे बच्चों को आखिरी साल की परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था, ताकि वे अच्छी नौकरियों के लिए योग्यता प्राप्त ना कर सकें। तो यहाँ पर एक आंकड़ा बताया गया है कि भाई इतने लोग उस समय जो है, यहाँ पर इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी इस देश में मात्र 400 से कम लोग जो थे वो शिक्षित हो पाए थे, अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए थे। वो रीजन यही था कि फ्रांसीसियों की मानसिकता खराब थी, और उस खराब मानसिकता की वजह से इन्होंने जो है किसी को आगे प्रमोट किया ही नहीं, आगे बढ़ने ही नहीं दिया, फेल करते गए। तो यहाँ पर सेकेंड सब पॉइंट नोट कर लेना, 1925 में 1.7 करोड़ की आबादी में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वालों की संख्या 400 से भी कम थी। ये यहाँ पर एक फैक्चुअल आंकड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ के पाठ्यक्रम में इन्होंने वही सब चीज़ें रखी जो इनके फेवर में थी, यानी फ्रांसीसियों के फेवर में थी, या फिर जो फ्रांसीसियों को महान बताती थी, वही सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में रखी हैं। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, यहाँ पर यानी कि अगला पॉइंट आपका आएगा 5वां पॉइंट। देखिए स्कूली किताबों में क्या था, फ्रांसीसियों का गुणगान किया जाता था। इसके अलावा और वियतनामियों को आदिम और पिछड़ा दर्शाया जाता था। यानी आदिम का मतलब बिल्कुल जंगली, यानी कि ये केवल शारीरिक श्रम कर सकते हैं, बौद्धिक श्रम नहीं कर सकते हैं, दिमाग का उपयोग नहीं कर सकते हैं, केवल खेतों में काम जरूर कर सकते हैं लेकिन दिमाग का उपयोग नहीं कर सकते हैं। कुछ इस तरह का एक समाज गढ़ा गया। और यहाँ पर बाद में क्या लिखा गया, स्कूली बच्चों को ये पढ़ाया जाता था कि वो फ्रांस में क्या करने आए हैं, फ्रांस में शांति कायम करने आए हैं, यानी वियतनाम में शांति कायम करने आए हैं। यानी पहले का जो वियतनाम था वो डाकुओं वगैरह के, दस्युओं वगैरह के चंगुल में था, हमने आपको उनसे आज़ाद करवाया है। कुछ इस तरह की कहानियां गढ़ी गई। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब आप वहाँ के किसी देश के पाठ्यक्रम में सुधार कर देते हैं, पाठ्यक्रम में जो आप अपने विचार रख देते हैं, तो वो विचारों की जो देखते हैं, विचारों का जो आगे जाके रिजल्ट मिलता है वो काफ़ी सालों बाद दिखने लगता है। तो यहाँ पर वही इन्होंने किया। तो वहाँ 5वें का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए ये तो आपने देख लिया किस तरह से इन्होंने अपने सुधार किया है, किस तरह से इन्होंने जो है शिक्षा की यहाँ पे बंटाधार किया है, वो आपने देख लिया है। और किस तरह से अपने को महान दिखाने के लिए इस पाठ्यक्रम में इन्होंने जो है तरह तरह की ये गंदगी फैलाई है, वो भी आपने यहाँ पर देख ली। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब बच्चे स्कूलों में जाने लगे, अब स्कूलों में जाने के बाद भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भाई आधुनिक दिखने की चाह। आधुनिक दिखने का मतलब क्या है, जैसे हमारे यहाँ शुरुआत में क्या था, धोती कुर्ता वाला सिखा इतनी चोटी रखते थे अपनी। तो यहाँ पर भी क्या था भाई, यहाँ की परंपरागत वेशभूषा थी इन लोगों की, लेकिन ये लोग ये चाहते थे नहीं, ये परंपरागत वेशभूषा भी खत्म हो जाए, बिल्कुल हमारा वाला यूरोपियन कल्चर ही अपना लें। तो यहाँ पर क्या हुआ है, पश्चिमी ढंग से पहला स्कूल खोला गया है 1907 में, टोंकिन फ्री स्कूल खोला गया है। तो यहाँ पर आप 6वां पॉइंट नोट करेंगे, पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए 1907 में टोंकिन फ्री स्कूल खोला गया। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने खेल किया है, यहाँ पर एक कुछ चुनिंदा विषयों की शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया है, उन पर शुल्क लगा दिया है। तो यहाँ पर सब पॉइंट लिख लेना कि यानी इस शिक्षा में इन्होंने विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी कक्षाओं की भाषा भी शामिल थी। ये शाम को लगती थी और इनके लिए अलग से ये फीस लेते थे। यानी आप समझ रहे हैं, विज्ञान और फ्रांसीसी भाषा के लिए अलग से फीस भी चार्ज करते थे ये लोग। अब देखिए यहाँ पर वही चीजें हैं कि आधुनिक कैसे दिखाया जाए। अब शिक्षा तो प्राप्त हो गई बच्चों ने, बच्चा शिक्षा प्राप्त करने लगे, लेकिन हमारी जैसे कैसे दिखें, यानी कि ये सकल सूरत में बिल्कुल वियतनामी बने रहे, लेकिन इनका जो दिमाग है, मानसिक रूप से स्थिति जो है वो जो है फ्रांसीसियों के प्रति समर्पित हो जाए। उसके लिए सबसे बड़ी बात थी, इन्होंने कहा कि भाई आधुनिक रूप से दिखने भी चाहिए, बिल्कुल जो वियतनामी जो है फ्रांसीसियों जैसे दिखने भी चाहिए। तो यहाँ पर वही हुआ है। तो यहाँ पर 7वां पॉइंट नोट करेंगे, आधुनिक बनने के लिए बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी, क्योंकि वियतनामी पारंपरिक रूप से लंबे ही बाल रखते थे। यानी कि वियतनाम जो था वो पारंपरिक रूप से, जैसे हमारे यहाँ सिख समुदाय है और भी कुछ समुदाय हैं, तो वो अपने बाल नहीं कटाते हैं। तो वही यहाँ पर था कि यहाँ पे वियतनामी लोग जो थे वो पारंपरिक रूप से लंबे लंबे बाल रखते थे। तो इन्होंने जो है अपने स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने आते थे उन पर ये जोर डाला कि भाई आप आधुनिक रूप से अपनी आधुनिकता का परिचय दीजिए, आपको इस तरह से रहना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। यानी आपको बाल नहीं बढ़ाने हैं, बाल छोटे छोटे कर लेने हैं। तो आप ये नोट कर लेना, ठीक है।
कि आधुनिक बनने के लिए बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी, क्योंकि वियतनामी पारंपरिक रूप से लंबे ही बाल रखते थे। इस बात का विरोध भी हुआ है, कुछ लेखकों ने इस पर टिप्पणी भी की है। एक लेखक जो है, इन्होंने जो है यहाँ पे एक श्लोक भी लिखा है, बाल कटाई श्लोक भी लिखा है। तो ये सब व्यंग्य वगैरह जो है हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब स्कूलों में विरोध की सूरत कैसे देखने को मिले हैं, यानी कि आपने देखा होगा स्कूलों में इन्होंने जो है अपना अपना जो है पाठ्यक्रम लागू करवा दिया है, अपने अनुसार पाठ्यक्रम जो है यहाँ पर पुस्तकों में अपना बड़प्पन करते हुए पुस्तकों में तमाम चीज़ें बातें लिख दी हैं। लेकिन लोग जो है शिक्षक जो है वियतनामी शिक्षक, उन्होंने इसका विरोध भी किया है। विरोध कैसे किया है वो हम देखेंगे। विरोध ऐसे किया है कि बहुत सारे शिक्षक जो बातें जो फ्रांस के फेवर में थी या वियतनाम को गलत दर्शाने वाली थी, तो बहुत सारे वियतनामी शिक्षक क्या करते थे, उन बातों को छुपा जाते थे, यानी उन बातों पर साइलेंट हो जाते थे, उन बातों को बदलकर उनका अर्थ वियतनाम के फेवर में पढ़ाने लगते थे। जैसे आप लिखा हो, यानी भारत के बारे में कहीं गलत बात लिखी हो और कोई हमारा शिक्षक जो है जो हमें बता देगा, वही तो हम मानेंगे बचपन में। तो वही यहाँ पर होता था कि वियतनाम के शिक्षक विरोध दर्ज करवाने के लिए क्या करते थे, जो उनके पाठ्यक्रम में जो किताबों में फ्रांस को बेहतर दिखाया गया था, फ्रांस को वहाँ पर एक जो है कहा जाए, फ्रांस को यहाँ पर संस्कृति स्थापित करवाने वाला दिखाया गया था या फिर अच्छे समृद्ध कल्चर वाला दिखाया गया था, तो ये फ्रांस को उतना नहीं दिखाते थे, वियतनाम को अच्छा बताते थे। तो यहाँ पर ऐसे करके विरोध दर्शाया है शिक्षकों ने। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट नोट करेंगे, यहाँ पर 8वां पॉइंट, कि बहुत सारे वियतनामी शिक्षक किताबों में लिखी बातों को चुपचाप बदलकर पढ़ाने लगते थे। समझ गए होंगे, बदल कर पढ़ाने लगने का मतलब क्या है कि यहाँ पे किताबों में वही लिखा था कि यहाँ पर वियतनामी असभ्य थे, बिल्कुल, यानी कि वियतनामियों में दिमाग नहीं था, बौद्धिक शक्ति नहीं थी, बिल्कुल आदिम प्रवृत्ति के थे, तो वो सब बदल के पढ़ाने लगते थे उन सबको। तो 8वां पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा बखेड़ा फिर खड़ा हुआ है। बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है यहाँ पे 1926 में एक गर्ल्स कॉलेज था, साइगोन नेटिव गर्ल्स कॉलेज था। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक अगली सीट होती है, यानी कि आगे वाली पहली बेंच जो होती है, बच्चों की पहली बेंच होती है जहाँ पे बच्चे बैठते हैं। तो अगली सीट पर एक वियतनामी लड़की बैठी थी और वियतनामी लड़की से शिक्षक ने ये कह दिया कि आप यहाँ से उठकर जाइए और लास्ट वाली बेंच पर जाके बैठिए, क्योंकि ये जो सीट है वो फ्रांसीसी लड़कियों के लिए रिजर्व है, आप यहाँ पे नहीं बैठेंगे। तो लड़की जो थी, लड़की हटी नहीं, लड़की ने विरोध किया कि नहीं हम नहीं हटेंगे। ऐसे करके क्या हुआ कि भाई जब उस स्कूल के प्रिंसिपल को ये बात पता चली, क्योंकि स्कूल का प्रिंसिपल एक जो है फ्रांसीसी था, यानी कि एक कोलोन था, तो उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उस बच्ची को इस स्कूल से बाहर निकाल दिया, यानी उसका जो है नामांकन काट दिया। उसके बाद फ्रांस में एकदम आंदोलन भड़क उठा है, एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया इस लड़की के फेवर में, और मजबूरी में आकर फ्रांसीसी सरकार को दोबारा, यानी लोगों को काबू करने के लिए, लोगों को जो है समझाने बुझाने के लिए फिर से लड़की को एडमिशन देना पड़ा है। लेकिन वापस तो ले लिया है इन्होंने अपनी जो है कैसे भी करके, लेकिन फिर भी जो भावना है, भावना यही है कि भावना यानी प्रिंसिपल ने वापस तो ले लिया, लेकिन प्रिंसिपल ने यह भी कहा है कि मैं सारे वियतनामियों को पांव के तले कुचल के रख दूंगा। इस बात को लेकर तमाम छात्र संगठन वगैरह थे बहुत आग बबूला हो गए हैं, अपने अपने छात्र संगठन पर नए नए बनाए गए हैं यहाँ पर, ताकि इन लोगों का विरोध कर सकें। तो वो सब चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नमा पॉइंट देखिए हम शॉर्ट में लिख देंगे, क्योंकि कहानी है, कहानी तो सबको याद हो गई होगी। नमा पॉइंट केवल शॉर्ट में लिख देंगे तो आपको कहानी वो अपने आप रिमेंबर हो जाएगी कि भाई सर ने क्या कहानी बताई थी, इसके पीछे की क्या कहानी है। पूरी कहानी हम नहीं लिखेंगे, केवल एक शॉर्ट में पॉइंट लिख देंगे जिससे समझ में आ जाए कि भाई ये पॉइंट हुआ था, तो इसमें ये कहानी है इसके बैकग्राउंड में। तो आप नमा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप 1956 में साइगोन नेटिव गर्ल्स कॉलेज में अगली सीट पर बैठी वियतनामी लड़की को हटाने को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। बस इतना नमा पॉइंट लिख लीजिए, और इतना नमा पॉइंट आपको पढ़ते ही पूरा आपको एक कहानी याद आ जाएगी, क्या कहानी थी, क्यों खड़ा हुआ आंदोलन, वो आपको याद आ जाएगी। तो ऐसे करके भाई जो प्रिंसिपल ने अपने विचार दिए, इस बात को लेकर जगह जगह छात्रों ने विरोध भी किया है। तो यहाँ पर लोगों को समझ में भी आने लगा है, छात्रों वगैरह को, कि भाई वियतनामी हमारे साथ सीरियस पक्षपात कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि सरकारी नौकरियों में हम पहुँच सकें, वो यही चाहते हैं कि हम लोग इनके गुलाम बने रहें। तो यहाँ पर ऐसे करके तमाम स्टूडेंट ने अपने अपने संघ, अपनी अपनी जो पार्टियां बना ली हैं, जैसे भारत में बनाई गई थी, वही सब चीज़ें यहाँ पर भी हुई हैं। 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे। इसमें उन्होंने यंग अन्नान जैसी पार्टियां बना ली थी, और वे अन्नानीज स्टूडेंट जैसी पत्रिकाएं भी निकालने लगे थे। तो 10वें का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आप देखेंगे यानी कि जैसे भारत के संदर्भ में, भारत की आज़ादी के संदर्भ में देखें, तो भारत की आज़ादी के संदर्भ में आप ये पाएंगे हमारे जो स्कूल थे, यानी हमारे जो विद्यालय थे, वो राजनीतिक संघर्ष के अखाड़े बन गए थे। यानी यहाँ से वास्तव में जो छात्र वगैरह जो थे, वो यही स्कूलों के जरिए जो थे राजनीतिक स्वतंत्रता के संग्राम में कूदे थे। तो वही स्थिति यहाँ पर भी हुई। यहाँ पर भी वो छात्र वगैरह जो थे, वो स्कूलों के माध्यम से ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े हैं, और वो यही चाहते थे कि भाई हमें इनसे आज़ादी मिलनी चाहिए। यानी उनके मन में यही बात थी कि हम
जब तक हमारा फ्रांसीसियों का हमारे ऊपर शासन है, तो ऐसे में हम वियतनाम वाले अपनी भूभाग का नियंत्रण तो खो ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पहचान यानी अपनी आइडेंटिटी, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, वो सब भी खोते जा रहे हैं। तो ऐसे करके आप देखेंगे एक संग्राम या फिर एक ज्वाला जो भड़की है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये तो शिक्षा वाली बात हो गई। अब अगली हेडिंग है साफ सफाई, बीमारी और रोजमर्रा प्रतिरोध। अब ये हेडिंग क्यों रखी गई है, अब ये हेडिंग आप समझ पाएंगे यहाँ पर इसका जो रखने का उद्देश्य क्या था, क्यों रखी गई है। देखिए यहाँ पर 1903 में क्या होता है, भीषण वाला यानी कि भयंकर वाला यहाँ पर एक ब्यूबोनिक प्लेग आप जानते हो प्लेग बीमारी जो होती है वो चूहों से फैलती है, वो फैल गई थी यहाँ पर। तो जो प्लेग बीमारी फैली है, यानी कि यहाँ पे पहले बता देता हूँ मैं यहाँ पर जो हनोई वाला शहर है, हनोई वाले शहर में क्या था, एक तरफ तो यहाँ पर फ्रांसीसी बस्तियां बनी हुई थी, यानी एक तरफ तो फ्रांस वाले लोगों की बस्तियां बनी हुई थी, और दूसरी तरफ जो थे वो वियतनाम वाले लोगों की बस्तियां थी। यानी यहाँ पर दूसरी तरफ जो है वियतनाम वाले लोगों की बस्तियां हैं, गंदी बस्तियां, मलिन बस्तियां हैं, ठीक है। और फ्रांस वाली जो बस्तियां बनाई गई थी बड़ी आधुनिक बस्तियां बनाई गई थी, बड़ा हाईटेक बस्तियां बनाई गई थी, हाईटेक नगर थे। तो आप समझ रहे होंगे अमीरी गरीबी वाली खाई यहाँ पर देखने को मिलती है। तो फ्रांसीसी बस्तियों में क्या था, पूरी पद्धति जो थी वो यूरोपियन पद्धति फॉलो की गई थी, सड़क निर्माण की, भवन निर्माण की, वहाँ की जो नाली या फिर जल निकास व्यवस्था की पूरी जो है यहाँ पर पद्धति वही यूरोपियन वाली इस्तेमाल की गई थी। तो यहाँ पर बड़े बड़े सीवर बनाए गए थे। सीवर का मतलब आप जानते होंगे जो जमीन के अंदर भूमिगत नाले वगैरह होते हैं पानी निकालने के लिए, गंदा पानी निकालने के लिए, वो बनाए गए थे। तो क्या होता है, जो इन्होंने स्वच्छता के लिए जो व्यवस्था स्थापित की थी सीवर वाली, सीवर में क्या हो गया, तमाम चूहे, आप जानते होंगे गंदगी वाली जगहों पर जमीन के अंदर वगैरह यहाँ पे चूहे पनपते हैं सीवर वगैरह में। तो यहाँ पर क्या हुआ, भारी संख्या में चूहे पनपने लगे। अब भारी संख्या में चूहे पनपने लगे, ऑब्वियस सी बात है चूहों से उस समय प्लेग फैल रहा था, और वहाँ पे उस समय कोई टीका वगैरह तो था नहीं प्लेग को रोकने के लिए, तो वहाँ पे काफी लोग मर भी रहे थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, फ्रांसीसी सरकार ने चूहों को मारने के लिए मुहिम एक छेड़ दी है कि भाई हम चूहों को मारने के लिए एक जो है मुहिम छेड़ रहे हैं, और जो व्यक्ति जितने चूहे मारेगा हम उसके लिए उसका उतना भुगतान करेंगे। और इस काम के लिए इन्होंने किसे रखा है, वियतनामियों को, क्योंकि अक्सर यही मानते थे वियतनाम के लोग असभ्य हैं, ठीक है, और इनमें जो है कहा जाए नैतिकता बिल्कुल नहीं है, नहीं पूरा जंगली असभ्य हैं ये, तो उन्हें जो बहुत नीचा समझते थे, तो इन्होंने इस काम के लिए वियतनामियों को रख लिया है। तो वियतनामी लोग क्या करते थे, चूहे मारकर लाते थे, और मारकर लाने के उपरांत चूहे मारने के उपरांत क्या करते थे, चूहों की पूंछ काट लेते थे, और चूहों की कटी हुई पूंछ जो थी वो फ्रांसीसी अधिकारियों को दिखा देते थे, और उसके बदले में उन्हें जो पेमेंट हो जाता था, प्रूफ के तौर पे दिखा देते पूंछ कि भाई हमने पूंछ काट ली है, अब आप हमें पेमेंट कर दीजिए। लेकिन फ्रांस के जो लोगों के खिलाफ प्रतिरोध था, फ्रांस के लोगों के लिए जो प्रतिरोध था वियतनामियों का, वो इस बात से झलकता है यहाँ पर कि वियतनाम के लोगों ने एक काम यहाँ पे किया है, उन्होंने ये किया है यहाँ पर कि भाई वो लोग क्या करते थे, चूहे पकड़ते थे, उनकी पूंछ काट देते थे, लेकिन उन्हें मारते नहीं थे। अब इससे ये हुआ कि पहली बात तो वो ये सोचने लगे यहाँ पर कि भाई ऐसे करके इससे फायदा ये हमें मिलेगा कि एक तो रोजगार मिलता रहेगा हमें, लोग ऐसे सोचने लगे। दूसरी बात ये थी चूहे कभी खत्म नहीं होंगे तो फ्रांसीसी सरकार अपना बर्बाद हो जाएगी, ऐसा इनका मानना था। तो ऐसे करके फ्रांसीसी सरकार को एंड में ये मुहिम बंद करनी पड़ी है, क्योंकि लोग इसे पलीता लगा रहे थे फ्रांस सरकार को। तो यहाँ पर अब जो चुनिंदा पॉइंट है, कहानी मैंने बता दी है, अब पॉइंट के रूप में, चुनिंदा पॉइंट के रूप में मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में, ध्यान रखना नवनिर्मित है, नवनिर्मित का मतलब यही है कि यहाँ पे बटा हुआ था शहर, एक तरफ फ्रांस की बस्तियां थी और दूसरी तरफ वियतनाम की मलिन बस्तियां, गंदी बस्तियां थी। तो 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी फैल गई। इसी में सब पॉइंट, इसकी शुरुआत शहर के आधुनिक भाग में लगे विशाल सीवर आप जानते होंगे भाई, जो अंदरूनी नाले होते हैं, तो विशाल सीवर में चूहों के पनपने से हुई। इसकी शुरुआत शहर के आधुनिक भाग में लगे विशाल सीवर में चूहों के पनपने से हुई। आगे बढ़ेंगे यहां पर, तो देखिए ये जो 1903 में तो बहुत भयंकर तरीके से फैली थी, लेकिन ये पहली स्टार्ट हो गई थी 1901 के आसपास ही स्टार्ट हो गई थी। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि 1903 में प्लेग, यहाँ पे ब्यूबोनिक प्लेग आई है, 1902 में काम शुरू कर दिया है। 1902 में जो था चरम पे नहीं थी, 1902 में काम स्टार्ट कर दिया था, 1903 में जाते जाते चरम पे पहुंच गई थी। तो कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो सेकंड पॉइंट अब आप नोट करेंगे, इस घुसपैठ को रोकने के लिए 1902 से ही इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था। 1902 में चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई और इसके लिए वियतनामियों को काम पर रखा गया। ये लिख लेना आप सेकंड पॉइंट में। अब देखिए वियतनामियों ने जब ये मुहिम देखी
तो वियतनामियों को एक सामूहिक सौदेबाजी का महत्व समझ में आने लगा, क्योंकि उनके पास उन्हें मालूम था कि भाई फ्रांसीसी सरकार के पास विकल्प नहीं है, क्योंकि फ्रांसीसी जो पढ़े लिखे फ्रांसीसी हैं वो तो गटर में नालों में उतरेंगे नहीं, वो तो यही चाहेंगे कि भाई जो असभ्य दिखने वाले जो आदिम टाइप के लोग हैं वही काम करें, इस तरह का गंदगी वाला काम करें, तो फ्रांसीसी तो ये काम करेंगे नहीं। दूसरी बात, जो ब्यूबोनिक प्लेग है वो फैलती जा रही है लगातार, उसको रोकना भी अपने आप में चुनौती है, तो मजबूरी है इनकी कि हमारे साथ सौदेबाजी इन्हें करनी पड़ेगी। तो इन्होंने कुछ अपना लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जो वियतनामी जो है अपना जो है सामूहिक सौदेबाजी का महत्व भी समझने लगे हैं। तो यहां पर आप सेकंड का सब पॉइंट नोट करेंगे, वियतनामियों को इस मुहिम के जरिए सामूहिक सौदेबाजी का महत्व समझ में आने लगा था। इसी में सब पॉइंट, उन्हें पैसा तब मिलता था जब वे सबूत के तौर पर मारे हुए चूहों की पूंछ लाकर दिखा देते। देखिए मैं भाषा शॉर्ट कर दे रहा हूं ताकि आपको जो है ज्यादा लेंदी नोट्स ना बने। यानी उन्हें पैसा तब मिलता था जब वे सबूत के तौर पर मारे हुए चूहों की पूंछ लाकर दिखा देते। यहां पे आपने नोट कर लिया होगा। थर्ड पॉइंट, पैसे कमाने के लिए, यानी कि अब यहां पे थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे। थर्ड पॉइंट, पैसे कमाने के लिए मजदूर चूहों की पूंछ काटकर उन्हें जिंदा छोड़ देते थे ताकि वे कभी खत्म ना हो और उनको पकड़ने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। इन थर्ड पॉइंट यही है कि पैसे कमाने के लिए मजदूर चूहों की पूंछ काटकर उन्हें जिंदा छोड़ देते ताकि वे कभी खत्म ना हो और उनको पकड़ने का सिलसिला ऐसा ही चलता रहे। यहां तक कि कुछ लोग ऐसे भी इतने चतुर लोग थे, उन्होंने चूहे पाल भी लिए। तो आप समझ सकते हैं कितने कितने चतुर लोग पड़े हैं दुनिया में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, उन्होंने चूहों को घर में ही पालना स्टार्ट कर दिया। घर में चूहों की पूंछ काट काट के हम ले जाएंगे, पैसे मिलते रहेंगे हमें। तो आप समझ सकते हैं कैसा समाज था यहाँ पर। तो ये एक कहीं ना कहीं ये समाज जो होता है वो एक विरोध दर्ज करवा रहा था। यानी यहाँ पर लेखक जो इस समाज को देख रहा है, इस तरह की लोगों की हरकतों को देख रहा है, तो लेखक ये कह रहा है कि भाई ये विरोध करने का तरीका था, यानी ये एक सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करवाने का तरीका था। क्योंकि ब्यूबोनिक प्लेग से केवल और केवल फ्रांसीसी नहीं मर रहे थे, मर तो वो भी लोग रहे थे कहीं ना कहीं जो वियतनाम के थे। तो ये केवल विरोध दर्ज करवाने का तरीका था, सरकार को फ्लॉप करने का तरीका था कि सरकार परेशान हो जाए। ठीक है, तो आपने थर्ड पॉइंट नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी में सब पॉइंट। निर्बलों के इस प्रतिरोध और असहयोग से तंग आकर आखिरकार फ्रांसीसियों ने चूहे के बदले पैसे देने की योजना बंद कर दी और लिहाजा ब्यूबोनिक प्लेग खत्म नहीं हुआ। तो आप देखेंगे कि 1903 और आगे भी ब्यूबोनिक प्लेग से यहाँ पे काफी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मरे हैं, और ये बात देखेंगे आप यहाँ पर। अब देखिए इसी के साथ हम यहाँ पर इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट 2 जो है वो हम कल देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको पार्ट 1 के तहत आपको जो इंडो चाइना वाला चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपके नोट्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएं। देखिए मैं यहाँ पे अभी कोशिश यही करूंगा कि अभी जो आपका क्लास 10th वाला ही केवल पोर्शन है हमारा हिस्ट्री का, क्लास 10th के बाद 11th 12th वाली जो नई एनसीईआरटी है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको फिर से यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, जो क्लास 11th 12th की जो नई एनसीईआरटी है किताब, उन्हें मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्योंकि हमारे यूपीएससी एग्जाम के, देखिए मैं यहाँ पर जो तैयारी करवा रहा हूँ वो यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, ना कि 11th 12th के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूपीएससी एग्जाम में क्या है कि यूपीएससी एग्जाम में पुरानी वाली किताबें आज भी आती हैं, यानी वही राम शरद शर्मा, सतीश चंद्रा और विपिन चंद्रा वाली किताबों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो किताबें हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर इस बात को लेकर के नई किताबें करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, हमारी टीम में इस बात को लेकर विमर्श चल रहा है, चर्चा चल रही है। अगर नई किताबों से आपको लेक्चर भी आए, नई किताबों के अगर आपको वीडियो अगर लाने पड़े, तो वो वीडियो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, इस चैनल पर यानी स्टडी विद मयंक पर नहीं मिलेंगे। हमारा जो दूसरा चैनल है रूरल अकेडमी, वहां पर आपको वो वीडियो मिलेंगे। ये बात मैं क्यों बता दे रहा हूँ, इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर मैं वो वाले वीडियो यहाँ पर जो है पोस्ट करूंगा, यहाँ पर डालूंगा, तो यहाँ पर लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। लोगों के मन में ये बात आएगी कि सर हम पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ें या नई वाली। इस वजह से अगर हमें नई एनसीईआरटी के वीडियो भी डालने पड़ेंगे तो नई एनसीईआरटी के 11th 12th वाली वीडियो आपको रूरल अकेडमी पर जाकर मिलेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो वो वीडियो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।